अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्काइंस का सेकंड मेथड स्टडी करेंगे। सेकंड मेथड से पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर फर्स्ट मेथड को स्टडी किया था, जिसका नाम था डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हम उसमें क्या करते थे कि हम विसिनल डाइहैलाइड लेते थे और उस विसिनल डाइहैलाइड में आप एडजेसेंट कार्बन में से एक कार्बन पर से हाइड्रोजन और दूसरी कार्बन पर से हैलोजन रिमूव करते थे। तो नतीजा क्या निकलता था कि एक बॉन्ड डेवलप हो जाता था। और क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन और हैलोजन बैक वक्त निकल रहे थे, तो हमने उस प्रोसेस को कहा था कि वो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन है। और डी हाइड्रो हेलोजिनेशन के बारे में आपने कन्वेयंस के फैक्ट्स में भी पढ़ा कि हम इससे बआसानी किसी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और किसी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड में जा सकते हैं अगर हमें सेम कार्बन की तादाद रखनी है तो इसी तरह वो सिंपल मेथड था, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। तो हमने अल्काइंस की क्लास को बाय सिंपल वे क्रिएट कर लिया। आज जो हम सेकंड मेथड देखेंगे दैट इज़ डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। प्रीवियसली जो मेथड आपने देखा था वो विसिनल डाइहैलाइड से था। तो टेट्राहेलाइड से मुराद ये है कि आपका एक कंपाउंड ऐसा होगा जिसमें 4 हेलोजेंस होंगे, तभी तो उसका नाम टेट्राहेलाइड्स रखा गया है। अब उस पर आपने कौन सा प्रोसेस अप्लाई करना है, दैट इज़ डी हेलोजिनेशन। अगर आप डी हेलोजिनेशन को देखें तो डी का मतलब होता है रिमूवल, और हेलोजिनेशन कहते हैं किसी हेलोजन के ग्रुप की एडिशन को। और अगर आप किसी भी कंपाउंड में से हेलोजन को रिमूव कर रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम डी हेलोजिनेशन कहेंगे। अब ये डी हेलोजिनेशन आपने किस कंपाउंड पर करनी है, वो है एक ऐसा कंपाउंड जो टेट्राहेलाइड होगा। अब मोस्टली अमूमन टेट्रा हेलो अल्केन्स का इस्तेमाल किया जाता है, और टेट्रा हेलो अल्केन्स में आपके पास उनको ट्रीट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ। अब एक्टिव मेटल्स में कौन सी मेटल्स आ जाती हैं, लाइक जिंक या फिर मैग्नीशियम। और ये जिंक या मैग्नीशियम के पास एबिलिटी है कि ये जो है हेलो ग्रुप्स को रिमूव कर सकती हैं, और उसके नतीजे में बॉन्ड्स क्रिएट होंगे और हमारी अल्काइन की क्लास हमें मिलेगी। तो सबसे पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये आपके पास एक टेट्रा हेलो अल्केन है, 4 हेलोजन के ग्रुप्स अटैच हैं और 2 कार्बन के दरमियान आपके पास एक सिंगल बॉन्ड है। इसे हम टेट्रा हेलो अल्केन कहेंगे बाय द स्ट्रक्चर। तो इसमें आप एक्टिव मेटल को इंट्रोड्यूस करेंगे जिंक। अब एक्टिव मेटल आप जैसे ही इसमें इंट्रोड्यूस की जाती है तो ये जिंक का काम क्या है कि ये दोनों हैलोजन्स को अपने साथ रिमूव कर लेगी। लाइक आपके पास ये जो पहली कार्बन है इससे भी हैलोजन रिमूव हो जाएगा और सेकंड कार्बन से भी हैलोजन रिमूव हो जाएगा। तो जब हैलोजन रिमूव होगा तो जिंक इन दोनों ब्रोमीन के एटम्स को लेकर क्या बनाएगी, जिंक डाइब्रोमाइड। यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप भी हो सकते हैं, क्लोरो ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अगर जिंक क्लोरो ग्रुप है तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, जिंक ब्रोमाइड। और दूसरा आपके पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। जैसे ही इनके ग्रुप्स उतरेंगे ब्रोमो के, तो ये दोनों कार्बन अपना जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड डेवलप कर लेते हैं, जो आपके सामने है प्रोडक्ट के अंदर। अब ये आपके पास 1,2 डाई ब्रोमो इथीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड आ चुका है, जो कि आपके पास पहले सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर था। अब आप इसी को दोबारा लेंगे और इसमें मज़ीद गुंजाइश है कि और ग्रुप्स अटैच हो सकें। तो पहले 2 ब्रोमीन के एटम्स रिमूव हो चुके थे। अब नेक्स्ट में आपने जब इसको लिया और ये बेसिकली नीचे वाले रिमूव हो गए हैं, तो ऊपर वाले हम नीचे शो कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना है। तो नेक्स्ट में जो बाकी 2 रिमेनिंग रह गए ब्रोमो के ग्रुप्स, दोबारा जिंक उसमें ऐड होगा और जिंक रिमेनिंग ग्रुप्स को भी रिमूव करेगा और क्या बनाएगा रिजल्ट में, जिंक ब्रोमाइड। और पीछे जो दोनों कार्बन्स वंस अगेन अपना एक और ब्रोमो ग्रुप रिमूव कर चुके हैं, तो उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। वो इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन शेयर करके क्या बना देती हैं, ट्रिपल बॉन्ड। और जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो ये कौन सी क्लास हमारे पास कहलाएगी, अल्काइन क्लास। अब अल्काइन क्लास में सबसे छोटा मेंबर, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपके पास डिटेल में पढ़ा, अगर 2 कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो और लोएस्ट मेंबर हो तो उसे इथाइन कहते हैं। तो इस तरह डी हेलोजिनेशन के सिंपल मेथड को यूज़ करके हम अल्काइंस को जनरेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ चेन किस तरह की है। अगर 2 कार्बन्स के साथ ये हेलोजन अटैच है और आगे एक चेन एक्सटेंड भी हो रही है कार्बन के साथ, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं होगा। आपके पास वो चेन ऐसे ही प्रोसीड करेगी, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर हेलो ग्रुप्स हैं वो जिंक रिमूव कर लेगा और वहाँ पर बॉन्ड डेवलप हो जाएंगे। तो ये एक सेकेंड मेथड था बाय डी हेलोजिनेशन। अब जो हमने इसके बाद नेक्स्ट मेथड स्टडी करना है, जो आप पहले भी 2 दफ़ा देख चुके हैं, दैट इज़ थर्ड मेथड।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना वंस अगेन ये कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, जो आपने इन डिटेल अल्केन की क्लास में भी पढ़ा था और अल्कीन की क्लास में भी प्रेपरेशन के अंदर पढ़ा। फ़र्क ये था कि जब हम अल्केन की क्लास में लेते थे तो हम वहाँ सोडियम एसीटेट का इस्तेमाल करते थे और मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर चल रहे थे। जब हमने इसे अल्कीन की क्लास में इस मेथड को अप्लाई किया तो हमने वहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का इस्तेमाल किया, लेकिन वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड सैचुरेटेड था जिसमें सिंगल बॉन्ड्स थे। तो यहाँ पे फ़र्क ये है, इस मेथड में कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में ओवरऑल देखा जाए तो एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो क्योंकि आपके पास अब हमें अल्काइन जनरेट करनी है और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो आपके मॉलिक्यूल के पास पहले से 2 बॉन्ड्स होने चाहिए कार्बन और कार्बन के दरमियान। तो इस मेथड के थ्रू एक और बॉन्ड जब डेवलप होगा तो ट्रिपल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप देखें तो अनसैचुरेटेड से मुराद है कि आपके सिस्टम में आप एक ऐसे कंपाउंड को लेकर चलेंगे जिसमें ऑलरेडी अनसैचुरेशन होगी, डबल बॉन्ड मौजूद होगा। तो जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन 2 कार्बोक्सिल ग्रुप इन दर मॉलिक्यूल, प्लस उसमें अनसैचुरेशन यानी बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स मौजूद होंगे, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा कार्बन और कार्बन के दरमियान किसी भी पॉइंट पर। तो ये एक आपके पास स्ट्रक्चर है आपके सामने जिसमें HC डबल बॉन्ड है HC के साथ, फिर कार्बनिल का ग्रुप लगा हुआ है O नेगेटिव K पॉजिटिव, यहाँ पे सोडियम भी हो सकता है, पोटाशियम भी हो सकता है। इसी तरह सिमिलरली ये नीचे भी कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और साथ O नेगेटिव K पॉजिटिव है। इस ओवरऑल अगर आप कंपाउंड को देखें तो इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें पोटाशियम है एज अ साल्ट, तो पोटाशियम मैलिएट। ये आपके पास साल्ट ऑफ एन एसिड है जिसका इस्तेमाल हम कोब्स मेथड के अंदर करते हैं। और इससे प्रीवियस जो आपने अल्कीन्स के अंदर ये पढ़ा था वहाँ पर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं था, वो सिंगल बॉन्ड था, इसीलिए हम उसे सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह सकते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड है, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, मज़ीद सिस्टम में एक और बॉन्ड जनरेट होगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो पोटाशियम एलिएट को लेकर चलेंगे। अब ये जो सारा फिनोमेना है किस टेक्निक पर बेस करता है, दैट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? इलेक्ट्रो करंट को कहते हैं यानी इलेक्ट्रिक करंट को, और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस टू इफेक्ट अ केमिकल चेंज, यानी एक ऐसा अमल जिसमें इलेक्ट्रिक करंट को किसी भी सब्सटेंस में से गुजारा जाता है और उस पैसेज के थ्रू हमारे पास केमिकल चेंज काज होता है, तो उस चीज़ का नाम इलेक्ट्रोलिसिस है। और ये बेस है आपके पास कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की। और कोब्स वाज अ साइंटिस्ट, जर्मन हरमन कोब, जो आपके पास साइंटिस्ट था जिसने ये जो है टेक्निक मुतारिफ करवाई थी। अब हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के अंदर आगे मज़ीद होता क्या है। बिफोर कि हम इसकी जनरल मेथड और रिएक्शन की तरफ जाएं या मैकेनिज्म पर जाएं, तो हम ये देखेंगे कि इसमें हम यूज़ क्या कर रहे हैं। अभी प्रीवियसली आपने अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देखा है, वो बेसिकली एसिड का साल्ट था। और एसिड आपके पास पहले अगर इस जनरली एसिड को देखा जाए जो अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए कह रहे हैं कि ये COH का ग्रुप, 2 COH के ग्रुप्स लगे हुए हैं, और अनसैचुरेटेड इसलिए कह रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये आपके पास जो कंपाउंड है इसे हम कहेंगे मैलिक एसिड, और ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ये अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, यानी जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, बेस लाइक NaOH या KOH, तो डिपेंड करता है यहाँ NaOH ले लें या KOH ले लें, बेस जनरली रिक्वायर्ड है। अगर आप पोटाशियम को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर तो आप KOH लेंगे, और अगर आप सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो सोडियम लेंगे। तो मोस्टली पोटाशियम लेते हैं तो आप KOH को कंसिडर करें। दोनों बेसिस में कोई भी बेस यूज़ हो सकती है, अगर पोटाशियम है तो KOH, अगर सोडियम है तो NaOH। तो बेस का जब एसिड से रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइजेशन के फिनोमेना में साल्ट जनरेट होता है। तो ये जो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अब हमारे पास जनरेट होगा जो कि पोटाशियम मैलिएट कहला रहा है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ये उतर जाएगी, OH के साथ वाटर बना देगी, और इसकी जगह पर आकर मेटल लग जाती है जो भी बेस में आपने यूज़ की है, आइदर इट इज़ पोटाशियम और इट इज़ सोडियम। तो ये इस तरह से ये पोटाशियम मैलिएट है। तो अब कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, it involves the electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salts of unsaturated dicarboxylic acid। अगर आप यहाँ पोटाशियम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ आप KOH लेंगे, और अगर आप सोडियम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ सोडियम लेंगे। सो दोनों में से किसी के भी साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कंडीशन हमारे पास है अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो इम्पॉर्टेंट है। तो अगर इसके जनरल रिएक्शन को देखें तो उसी तरह से
आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमेना है और इलेक्ट्रोलिसिस विद वाटर आपके पास प्रोसीड होगी। तो ये वही पोटाशियम मैलिएट है, यानी एच डबल बॉन्ड एच, और ये कार्बोनिल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, आगे ऑक्सीजन नेगेटिव और के पॉजिटिव है। इसमें आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। ये एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन उसी मॉलिक्यूल में आपको 2 एटम्स मिल जाएंगे कार्बन के, जो बाद में कंबाइन करके अल्काइन क्रिएट करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस जब होगी तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ही गौर से देखें तो 4 प्रोडक्ट्स निकलती हैं। और ये चारों प्रोडक्ट्स कैसे यहाँ से जो है निकलेंगी, अगर आप ये देखें तो जो कार्बोनिल कार्बन है उसके साथ वाली जो कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो आपके पास ब्रेक हो जाता है। और कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स मुतल्लिका कार्बन के पास चले जाते हैं। अब ऊपर वाली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा और नीचे वाली कार्बन और कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक होगा, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट निकलता है वो ये कार्बन और कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। और आप फर्स्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे और तीसरा बॉन्ड सिस्टम में बाय द ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड जो है वो डेवलप हो गया और हमारे पास अल्काइन की सिंपलेस्ट क्लास, सिंपलेस्ट मेंबर, लोएस्ट मेंबर इथाइन जनरेट हुआ। इसी के साथ अगर आप देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, क्योंकि O नेगेटिव जो ग्रुप है वो जब अलग होता है, सेपरेट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। वो कैसे जनरेट होते हैं, ऊपर कार्बनिल है, नीचे ऑक्सीजन O नेगेटिव है, और नीचे भी कार्बनिल है और उसके साथ ऑक्सीजन नेगेटिव है। तो जब इसको आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा कि ये टोटल ग्रुप ऊपर वाला एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जनरेट करेगा और नीचे वाला भी एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जनरेट करेगा, और ये दोनों मिलकर गैस की सूरत में सिस्टम से लाइब्रेट होंगे, जो आपने प्रीवियसली अल्कीन और अल्केन के अंदर जो है कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में स्टडी किया। तो ये गैस रिलीज हो जाती है 2 मॉलिक्यूल्स की सूरत में। इसके साथ जो आपके पास पोटाशियम का ग्रुप है वो वाटर के 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक नेगेटिव हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पॉजिटिव पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, ये हाइड्रोक्सल्स को लेकर इस वाटर के मॉलिक्यूल में से क्या बनाएंगे, बेस 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स। और लास्ट में जो हाइड्रोजन बच जाती है वो कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस की सूरत में लाइब्रेट होगी, जो आप एक टर्मिनल से रिलीज होती हुई देखेंगे। तो जनरल रिएक्शन के अंदर आप इस तरह से किसी भी कंपाउंड को डिसइंटीग्रेट करके ये 4 प्रोडक्ट्स आराम से बना सकते हैं। अब ये काम कैसे होता है, ये काम बाकायदा एक मैकेनिज्म के थ्रू होता है जिसमें आयनाइजेशन शामिल होती है। मैकेनिज्म पर आए तो क्या होगा कि आपका ये जो पोटाशियम मैलिएट है उसमें जब ये आयनाइज होगा पानी की मौजूदगी में, तो आयना पानी में जो भी चीज़ जाती है वो अपने नेगेटिव और पॉजिटिव एंड्स में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो क्या होता है कि ये पोटाशियम मैलिएट का जो कंपाउंड है वो नेगेटिव के फॉर्म में, नेगेटिव ग्रुप पूरा यहाँ से रिमूव होगा। तो नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि आफ्टर आयनाइजेशन आपका ये पोटाशियम मैलिएट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिएट कर चुका है, यानी कैटायन और एनायन की सूरत में बाहर आ रहा है। तो ये फर्स्ट जो इससे आयनाइजेशन हुई है उसमें आप देख सकते हैं AC डबल बॉन्ड AC और साथ कार्बोनिल है और साथ O नेगेटिव है। इस तरह नीचे भी कार्बोनिल है और O नेगेटिव है, प्लस 2 पोटाशियम आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो सेपरेट हो जाते हैं। अब इन दोनों में से किसने कहाँ जाना है, ये ड्यूरिंग करंट आपके पास ये आप अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ ट्रैवल करते हैं। तो ये है आपके पास एनोड और ये है कैथोड। ये एक पूरा सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जो प्रीवियसली अल्कीन और अल्केन की सूरत में आपने पढ़ा और अब अल्काइन की सूरत में आप स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि 2 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और उस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स डिप होते हैं। एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। उसके अकॉर्डिंग ही आपके पास जो है इन इलेक्ट्रोड्स पर चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव वाला हमारे पास एनोड कहलाता है और नेगेटिव वाला कैथोड। इसमें से आप देख सकते हैं कि एक टर्मिनल से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही है और एक टर्मिनल से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और आपका जो ये आयनाइज होने वाला कंपोनेंट है, नेगेटिव ग्रुप, वो डेफिनेटली अपने चार्ज की बदौलत पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के गिर्द जो है जमा होगा और सराउंड करेगा उसे। और जो पॉजिटिव जो पोटाशियम के आयंस हैं वो रिजल्ट में नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसके गिर्द उसे सराउंड कर लेंगे। तो इस तरह से पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम होता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, और कैथोड पर रिडक्शन होती है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इस तरह से ये रिलीज करते हैं और ये गेन करते हैं और ये साइकिल डेवलप होता है। इस साइकिल के नतीजे में हमारे पास जो है पोटाशियम के आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव आयन जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे और अपने मुतल्लिका रिएक्शंस करेंगे, जो 1 बाय 1 हम देखेंगे। और रिजल्ट क्या होगा, अल्काइंस आर फॉर्म्ड, आपके पास ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में जनरेट होता है। अब अगर आप इसके रिएक्शन को इन डिटेल देखें तो एनोड पर कौन सा काम होता है, एट एनोड ऑक्सीडेशन का अमल होता है। अब ऑक्सीडेशन क्या है,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंपाउंड में से इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो ये है हमारे पास वही नेगेटिव जो है ग्रुप जो पॉजिटिव एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुआ अपने चार्ज की बदौलत जब करंट पास हुआ सिस्टम में से। तो ये है AC डबल बॉन्ड CH और ये कार्बोनिल है और नीचे भी कार्बोनिल है और O नेगेटिव। ये जो नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है, यानी ऊपर वाले को में 2 इलेक्ट्रॉन्स और नीचे वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये। जब इलेक्ट्रोलिसिस कामुल होता है और रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर अपेयर होने के बाद ये रिएक्शन जो है उसको मजीद कैटलाइज करते हैं या प्रोसीड करते हैं, तो क्या होता है कि एनोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे रिलीज होगा? एक इलेक्ट्रॉन आपके इस ऊपर वाले ऑक्सीजन में से जो है खारिज होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे से खारिज होगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज होगा तो पीछे एक इलेक्ट्रॉन जो है हाफ पेयर बच जाता है, तो जो रेडिकल आपके पास की सूरत में अपेयर होता है। तो आप देख सकते हैं ऊपर में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और नीचे में से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो इसको हम +2 इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। यानी ये चीज़ शो कर रही है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस फॉलो हुआ है और उसके नतीजे में क्या क्रिएट हुआ? रेडिकल, यानी AC डबल बॉन्ड CH और कार्बोनिल दोनों तरफ और साथ O डॉट, ये रेडिकल का साइन है जो आप देख रहे हैं दोनों ऑक्सीजन के एटम्स पर, जो आप प्रीवियसली अल्कीन्स और जो है अल्कीन्स में भी इन डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन दी फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइन। अब आपके पास जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना होगा, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड अडॉप्ट हो रहा होगा, तो जैसे जैसे आपके किसी भी ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल्स क्रिएट होते हैं। अब फ्री रेडिकल्स के बारे में आपको प्रीवियसली भी बताया था कि फ्री रेडिकल्स जो हैं स्टेबल नहीं होते, दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, कि वो फ़ौरन से अपने आप को चेंज करते हैं कि ताकि स्टेबल हालत में कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए ये जो मॉलिक्यूल है जो आपने अभी फर्स्ट स्टेप में देखा, ये रेडिकल की सूरत में है, ये अपने आप को अरेंज करेगा कि मज़ीद स्टेबिलिटी ये गेन कर सके। उस सूरत में क्या होता है कि अगेन कार्बोनिल जो ऊपर और नीचे कार्बोनिल की जो कार्बन है उसका नेक्स्ट अपने कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रिस्पेक्टिव कार्बन्स पर आ जाएंगे। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपके पास कार्बोनिल की कार्बन के पास चला गया। तो जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा इसी तरह नीचे भी सेम प्रोसेस सेम एक्टिविटी फॉलो होगी। तो ये कार्बन और कार्बन जो है जिसके पास ऑलरेडी डबल बॉन्ड है अपने अपने जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर शेयर करने के बाद एक और बॉन्ड सिस्टम में डेवलप करते हैं, जिसके नतीजे में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है और ऐसी क्लास को हम क्या कहते हैं? अल्काइन। आपने देखा कि ट्रिपल बॉन्ड हमें बनाना था तो हमारे पास एक ऐसा हमने स्ट्रक्चर लिया जिसमें ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स थे कार्बन और कार्बन के दरमियान, और इस प्रोसेस के थ्रू एक और बॉन्ड जनरेट हुआ, तो ये टोटल मिलाकर 3 बॉन्ड डेवलप हो गए। इस तरह से हमारे पास ये क्लास जो जनरेट हुई दैट इज़ कॉल्ड ईथाइन। और साथ ही साथ जो इसके सेकंड में जो निकल रहा है वो है आपके पास, क्योंकि इस कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों अपना जो है इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक मजीद बॉन्ड बनाते हैं, और इस अगर ऊपर वाले स्ट्रक्चर को अगर हम काउंट करें तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह नीचे भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जब जनरेट होगा तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल सिस्टम में से जो है गैस की सूरत में रिलीज होंगे, जो आपने पीछे देखा कि एनोड में से कार्बन डाइऑक्साइड की गैस रिलीज हो रही थी और एक और गैस जो है हाइड्रोजन थी वो कैथोड के कंपार्टमेंट में से रिलीज हो रही थी। तो सारा केस यहाँ पर है इस स्ट्रक्चर का है कि अगर आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें तो आप अल्केन में भी समझ जाएंगे कि क्या करना है। अल्कीन में भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अल्काइन में भी। जो अल्कीन थी उसमें हमने पहले से एक बॉन्ड था कार्बन के दरमियान, तो सिस्टम से एक और बॉन्ड डेवलप हो गया और डबल बॉन्ड वाली क्लास बन गई। जब हमने अल्कीन की क्लास के लिए एग्जांपल ली तो ये बॉन्डेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स नहीं थे, सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड पे मुश्तमिल ग्रुप था, और उस एक ही ने नेक्स्ट में जाकर कार्बन के साथ एक और इनकमिंग ग्रुप के साथ मिलकर एक बॉन्ड डेवलप किया था। तो इस तरह आप अल्केन, अल्कीन और अल्काइन तीनों को कंपेयर करके इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लास्ट में जो दूसरा इसका आपके पास मेथड है वो है एट कैथोड। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड पर काम कैसे होता है? कैथोड पर रिडक्शन का अमल होता है। अब रिडक्शन कैसे होती है? यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए एनोड की तरफ से वो ये गेन कर लेगी, और आपके पास क्योंकि सिस्टम में वाटर यूज़ हो रहा है तो वाटर वो इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर करता है, जो पीछे आपने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हुए देखे। वो इलेक्ट्रॉन्स लेने के बाद इसमें से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगी, और ये सेम बिहेवियर है जो हमने अल्केन में भी पढ़ा। कैथोड का आपके पास रिएक्शन अल्केन अल्कीन में दोनों में सेम है,
और अल्काइन में भी वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे पोटाशियम की बजाय सोडियम यूज़ हो सकता है। अब वही पोटाशियम आपके पास हाइड्रोक्सिस को लेगी और क्या बनाएगी, 2 पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये वही आपके पास रिमेनिंग 2 प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रही है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ग्रुप निकल रहा है बेस की सूरत में। तो इस तरह से ये कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस अल्काइंस की सूरत में अडॉप्ट होती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल will lead you towards happiness and success. Best of luck.